हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं देवगिरी के यादवों के बारे में, वारंगल के काकितय और द्वार समुंदर के होयसाल वंश के बारे में। पहले बात करते हैं देवगिरी के यादव वंश के बारे में। यादव वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है और वह अपना प्राचीन संबंध यदुवंशी क्षत्रियों से मानते हैं। इन्होंने देवगिरी या दौलताबाद को अपना केंद्र बनाकर अपना उत्कर्ष किया। देवगिरी वर्तमान हैदराबाद का क्षेत्र है। 1187 ईस्वी में देवगिरी के राजा भिल्लम पंचम ने अंतिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त किया और उनके राज्य पर अधिकार किया। भिल्लम एक अत्यंत प्रतापी राजा था। इसी के काल में यादवों का उत्कर्ष शुरू हुआ, पर शीघ्र ही भिल्लम को एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा, द्वार समुंदर या मैसूर का क्षेत्र। यहाँ के क्षत्रिय शासक जो होयसाल कहलाते थे। इस वंश के राजा वीर बल्लाल द्वितीय ने उत्तर की तरफ अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए भिल्लम के राज्य पर आक्रमण कर दिया। वीर बल्लाल द्वितीय के साथ युद्ध करते हुए भिल्लम वीर गति को प्राप्त हुआ और होयसाल राजा ने इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। परंतु कुछ समय के पश्चात भिल्लम का उत्तराधिकारी जेत्रपाल प्रथम एक अच्छे शासक के रूप में उभरा, जिसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके अपने वंश के गौरव को और बढ़ाया और अपने राज्य को स्वतंत्र करवाया। होयसालों ने इनके राज्यों पर स्थायी रूप से शासन स्थापित नहीं किया था, इसलिए जेत्रपाल को अपने राज्य का फिर से उत्कर्ष करने का जल्दी मौका मिला। इसका शासनकाल 1191 से 1210 ईस्वी तक रहा। पड़ोसी या राज्यों से युद्ध करते हुए जेत्रपाल ने अपने यादव राज्य की शक्ति को भली भांति स्थापित कर दिया। इसके बाद जेत्रपाल का पुत्र सिंहगण शासक बना। इसका शासनकाल 1210 से 1247 ईस्वी तक का था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। 37 वर्ष के अपने शासनकाल में उसने चारों दिशाओं में बहुत से युद्ध किए और उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। होयसाल राजा वीर बल्लाल द्वितीय ने इसके दादा भिल्लम को बुरी तरह युद्ध में परास्त किया था और इनके राज्य को बहुत बुरी तरह दमन किया था। तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने द्वार समुंदर के होयसाल वंश पर आक्रमण किया, हराकर उसके अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सिंहगण ने उत्तर दिशा में विजय यात्रा प्रस्थान किया। सबसे पहले उसने गुजरात मालवा पर अधिकार किया। इसने काशी मथुरा तक विजय यात्रा की। इसने कलचुरी राजाओं को भी परास्त किया, अफगान शासकों के साथ भी युद्ध किया। कोल्हापुर के शिलाहार, वनवासी के कदम्ब, पांड्य देश के राजाओं को भी सिंहगण ने हराया। इन विजयों के उपलक्ष्य में उसने कावेरी नदी के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। सिंहगण न केवल अनुपम विजेता था, बल्कि विद्वानों का आश्रयदाता और विद्या प्रेमी भी था। संगीत रत्नाकर का रचयिता सारंगधर, प्रसिद्ध ज्योतिषी चांगदेव इसकी राजसभा के उज्ज्वल रत्न थे। इसके अलावा भास्कराचार्य द्वारा विरचित सिद्धांत शिरोमणि तथा ज्योतिष संबंधी अन्य ग्रंथों के अध्ययन के लिए उसने शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना करवाई। सिंहगण के बाद उसके पोते कृष्ण का शासनकाल आया। इसका शासनकाल 1247 से 1260 तक का रहा। फिर इसके बाद कृष्ण के भाई महादेव का शासनकाल आया 1260 से 1271 तक। इसने देवगिरी के राज सिंहासन को सुशोभित किया। इसके समय में गुजरात कोल्हापुर के साथ इनका निरंतर युद्ध चलता रहा। महादेव के बाद रामचंद्र का शासनकाल आया 1271 से 1309 ईस्वी तक। इसके समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय यात्रा शुरू की थी और अलाउद्दीन का इसके साथ युद्ध हुआ। रामचंद्र एक अच्छा शासक था, तो अतः स्वाभाविक रूप से इनका अलाउद्दीन और इसका युद्ध होना निश्चित था। पर
अलाउद्दीन को पता था कि सम्मुख युद्ध में रामचंद्र को परास्त करना सुगम नहीं है, अतः उसने छल से यादव राजा के सामने मैत्री संबंध रखते हुए और संधि करते हुए अलाउद्दीन ने इन पर अचानक हमला कर दिया और रामचंद्र राजा को बंदी बना लिया। अब यादव राजा रामचंद्र ने विवश होकर अलाउद्दीन से संधि कर ली। इस संधि के फलस्वरूप अपार संपत्ति अफगान विजेताओं के हाथ लगी। 600 मन मोती, 200 मन रतन, 1000 मन चांदी, 4000 रेशमी वस्त्र, सोना, बहुमूल्य उपहार आदि इसमें सम्मिलित थे और वार्षिक कर देना तय किया गया। इसी समय अलाउद्दीन ने अपने एक महान सेनापति मलिक काफूर को भी यहाँ से 1000 दिनार में खरीदा और उसे 1000 दिनारी कहा गया। इसके बाद रामचंद्र ने इनको कर देना बंद कर दिया, तो मलिक काफूर को उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। काफूर का सामना करने में रामचंद्र असमर्थ रहा और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। वहाँ खिलजी सुल्तान ने उसका स्वागत किया और राय राय की उपाधि दी। अलाउद्दीन इसकी शक्ति से भली भांति परिचित था, इसलिए इसे अलाउद्दीन अपना अधीनस्थ राजा बनाकर संतुष्ट हो गया। यादवों में अपनी स्वतंत्रता की भावना अभी भी विद्यमान थी, इसलिए रामचंद्र के पश्चात उसके पुत्र शंकर ने खिलजियों का विरोध किया और 1309 में शंकर शासक बना। अब एक बार फिर से मलिक काफूर को देवगिरी भेजा गया और देवगिरी के साथ युद्ध किया। इसमें 1312 ईस्वी में शंकर देव लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया और यहाँ पे कुछ समय के लिए मलिक काफूर ने शासन किया। अलाउद्दीन की अधीनताएं। पर 1316 में जब अलाउद्दीन की मृत्यु की खबर सुनी तो उसे वापस दिल्ली आना पड़ा। रामचंद्र के जमाता हरपाल के नेतृत्व में एक बार यादवों ने फिर स्वतंत्र होने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। हरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जीते जी खाल खिंचवा दी। इस प्रकार देवगिरी के यादव वंश की सत्ता का अंत हो गया और ये प्रदेश दिल्ली के अफगान साम्राज्य के अंतर्गत आ गया।